एक दिन मैं ट्यूशन क्लासेस ले रहा था तो सडनली मेरे बीच में क्या हो गया, मेरे को अटैक आ गया। पेन है वो बढ़ता ही जा रहा था। जब बेबी या वूम में जब फीटस होता है, माँ के कोख में जब होता है, तो लगभग 7th वीक में पैनक्रियास बनना शुरू होता है। इस पेन को डिस्क्राइब करना होगा एक वर्ड में। ये जैसे कोई किसी ने बुलेट गोली चला दी होगी हमारे पेट में। अगर पड़ाव के बारे में नहीं पता होता तो हम दिल्ली चले जाते। पड़ाव में जब मैं पहली बार आया था मुझे लगा कि वहाँ पर क्या करेंगे, वो जड़ी बूटियाँ खिला देंगे और घर भेज देंगे। मुझे ये नहीं पता था 21 दिन रखेंगे, वहाँ पर खाना खिलाएंगे, वहाँ पर बताएंगे तुम्हें कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं थी। कौन सी चीज़ तुम्हारी फेवरेट थी वहाँ पे? तुमने पूरी सब्जी खाई थी वहाँ पे? हाँ, मतलब खाने में तो सारी चीज़ें थी, लेकिन लास्ट में जो स्नैक्स में कस्टर्ड बहुत अच्छा लगता था। आपको समय पे उठना है, समय पे खाना है, रूटीन से आपको वही बोरिंग काम करते रहना है। लेकिन कई बार लोगों को लगता है क्या ज़रूरत है उसकी। ईजी था, मुश्किल, क्या चीज़ तुम्हें मिसिंग लगती है? हेलो सुमित, कैसे हेलो हैं आप? मैम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि पता है, आजकल हम थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं पैनक्रियाटिस को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब किसी को ये बीमारी होती है या अटैक आता है, उसी दिन इस बीमारी का वो नाम पहली बार सुनता है। तुम भी मेरे ख्याल से मैथ्स का स्टूडेंट हो, तो जब तुम्हें पहली बार पैनक्रियाटिस हुआ होगा तो तुम्हें पता ही नहीं था कि ये बीमारी क्या है। हाँ, मतलब नॉर्मली मुझे लगा था कि स्टमक पेन है, बस नॉर्मली होगा और चले जाएगा। कोई आइडिया नहीं था कि मुझे ऐसी बीमारी होगी। लेकिन धीरे धीरे करके जब अटैक आते गए तो इस बीमारी के बारे में मुझे पता चला कि हाँ, ऐसी भी कोई बीमारी होती है, ये रेयर केस होता है। फिर आगे जाके जब मैंने एमआरसीपी कराया तो मुझे पता चला कि मुझे पेनक्रियाटिक डिवीज़न है। तो जब पता लगा कि पैनक्रियाटाइटिस है, तो तुमने क्या सोचा ये क्या होगा, मतलब? मैंने सोचा कि ये नॉर्मली डिजीज़ है, इसका अगर कोई मतलब कोई ना कोई इसकी ट्रीटमेंट होगी और ठीक हो जाएगी। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि मतलब ये बीमारी इतनी आगे जाके बढ़ जाएगी कि मेरा जो पैनक्रियास है वो क्रॉनिक बन जाएगा। तो तो मुझे उस टाइम आइडिया कितने नहीं इस था। उम्र में तुम्हें पहला अटैक हुआ था? तुम कितने साल के थे? मतलब उस टाइम होऊंगा मैं 20 ईयर्स 19 ईयर्स ओल्ड होऊंगा समथिंग। और किस तरीके की जीवन शैली थी तुम्हारी? मतलब उस टाइम ऐसा था कि मैंने उस टाइम 12th पास करी होगी मेरी। उसके बाद जो मेरा डेली रूटीन था वो थोड़ा चेंज हो गया था। पहले तो हम सुबह जल्दी जल्दी उठते थे स्कूल के लिए, लेकिन उसके बाद थोड़ा लेट उठना हो गया, खाना लेट हो गया, कभी कभी सुबह का खाना छूट जाता था। तो उसके कारण जंक फूड में खाने ज़्यादा लग गया था, ज़्यादा मतलब मोमोज चाउमीन समोसे ये सारे, मतलब उस टाइम रोज़ होने लग गया था। मतलब शाम को जाओ समोसे खाओ, ऐसे करते करते तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैं ट्यूशन क्लासेस ले रहा था तो सडनली मेरे बीच में क्या हो गया, मेरे को अटैक आ गया। और अटैक ऐसा है कि मैंने सोचा कि ये नॉर्मली होगा, स्टमक पेन होगा, थोड़ी देर ठीक हो जाएगा। मैंने मेडिसिन भी ली, एसिडिटी मतलब जो पेन किलर लिया, तो लेकिन वो जो पेन है वो बढ़ता ही जा रहा था। पानी पी रहा था तो उससे भी पेन बढ़ता जा रहा था। तो उस कारण उस टाइम मुझे क्या एडमिट होना पड़ा। एडमिट होने के बाद ही उसका पेन रिलीफ हुआ। मतलब तुम्हें आईवी इंजेक्शन वगैरह लगे होंगे? हाँ, आईवी वगैरह तो इंजेक्शन। क्या तुम्हारे पहले ही अटैक में ये पकड़ में आ गया था कि पैंक्रियाटाइटिस है? क्योंकि यूजुअली नहीं आता है कई बार पकड़ में। नहीं, पहले अटैक में मेरा ये डायग्नोसिस नहीं होता। जो डॉक्टर थे उन्होंने ब्लड टेस्ट लिए, उसमें मेरे अमाइलेज लाइपेस बढ़े हुए थे, लेकिन इसका डायग्नोसिस टाइम फर्स्ट टाइम में पता नहीं चला था। अच्छा, तो तुम्हें डिक्लेयर नहीं किया था कि डिक्लेयर पैंक्रिया? नहीं करा था। अच्छा, तो मुझे याद है तुम जब आए थे लगभग 1.5 साल पहले पड़ाव आए थे ना, तो तुम्हारे केस में था कि तुम्हें पैंक्रियाटिक डिविज़न है, तो वो एक पॉसिबल कारण होता है। तो जितना तुम्हें मे बी तुमने भी थोड़ा रिसर्च किया होगा कि पैंक्रियाटिज्म क्या है। तो पैंक्रियाटिज्म क्या होता है कि जब हम लोग का मतलब बाय बर्थ होता है, वैसा नहीं है कि सडनली 20 साल की उम्र में तुम्हें तब डिविज़न हो गया होगा। तो जब बेबी या वूम में जब फीटस होता है, माँ के कोख में जब होता है, तो लगभग 7th वीक में पैंक्रियास बनना शुरू होता है। तो हर चीज़ ना धीरे-धीरे बनती है, तभी तो 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड होता है। तो 7th वीक में पैंक्रियास का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। उस वक़्त वहाँ पे उसका फ्यूजन नहीं होता है ढंग से, तो उसके वो 2 डक्ट्स रह जाते हैं, तो वो इनकम्प्लीट फॉर्मेशन हो गया। तो लगभग 10% लोग इस कंडीशन के साथ पैदा होते हैं। और फिर वो है कि ठीक है, 10% आबादी को पैंक्रियाटिक डिविज़न हो सकता है। मेरे को भी हो, मुझे पता नहीं हो, तो किसी को भी हो सकता है। बट क्या होता है, इस डिविज़न वालों में से भी 5 से 10% लोगों को शायद पैंक्रियाटाइटिस हो जाए। हाँ। ऐसा नहीं कि हर डिवीजन वाले को पैंक्रियाटाइटिस हो जाती है। तो इसलिए इसका जो कैटेगरी बोलते हैं, इसको भी इडियोपैथिक पैंक्रियाटाइटिस की हम लोग श्रेणी में ही रखते हैं। तो कई बार तुम हो या और भी लोग होते हैं, कहते हैं डिविज़न ठीक हो जाएगा क्या इलाज के बाद? पर डिविज़न ठीक ही नहीं हो सकता। या तो अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है या बहुत ज़्यादा नैरो होता है, तो उसमें सर्जिकल प्रोसीजर होता है। वो लोग उसका स्पिंटेक्टोमी करते हैं या कहीं स्टेंट डालते हैं, कुछ कुछ डालते हैं। बट यूजुअली मैं देखती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं आता है। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होगी तो शायद सर्जिकल प्रोसेस करना पड़े। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट यूजुअली उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरी भी एक बार डॉक्टर साहब से डिस्कशन चल रहा था, कहते हैं शिखा, यूजुअली डिविज़न के केसेस में हमें कुछ करना नहीं होता,
क्योंकि हर किसी को डिविज्म की वजह से तो बीमारी होती नहीं है बेसिकली, क्योंकि नैरो होता है तो इन्फ्लेमेटरी कॉज हो सकता है या और 5-6 चीज़ें हो सकती है, क्योंकि डिविज्म वाले पेशेंट के और पैंक्रेटिस के पेशेंट के बिल्कुल लगभग सेम सिम्टम होता है। जैसे तुम्हारे केस में होगा, पेट में दर्द हुआ होगा, नोजिया हुआ होगा, थकान रहती होगी उस वक्त, फिर उल्टी भी हुई होगी, कम बैक पेन हुआ होगा और फैटी स्टूल्स भी आए होंगे कभी कभी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। आई थिंक वो पैंक्रेटाइटिस और पैंक्रेटिज्म के लगभग सिमिलर हैं। तो इसलिए कई बार तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि ये कैसे ठीक होगा। तो आई थिंक मेरे फादर के भी ये क्वेश्चन थे उस वक्त। हाँ, उस टाइम तो ऐसा था जब मेरे को पैनक्रेटाइटिस डिवीज़न हुआ। पहली बात तो मैंने सर्च मारा था कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसके बारे में पता चला कि जो पैनक्रियाज होता है उसमें हमारे 2 डक्ट होते हैं, वो फिर एक डक्ट में फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन मेरे डक्ट जो है वो सेपरेट हो गए। उसमें जो एंजाइम्स निकलते हैं फिर वो थोड़े लेस एंजाइम निकलने लगे, तो जिससे मेरा जो फास्ट फूड या जो भी फूड मैं खाता हूँ, फैट वगैरह कार्बोहाइड्रेट, वो डाइजेस्ट ईजिली नहीं होते। तो फिर बाद में पता चला कि ये जो बीमारी होती है ये बाय बर्थ होती है। लेकिन मैंने सोचा ना मेरे पेरेंट्स को है ना किसी फैमिली मेम्बर को है, तो कैसे हो गया। तो मतलब आइडिया नहीं था। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जो डायग्नोसिस हुआ या तो ये झूठ है या तो कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास में ये बीमारी हुई होगी। तो धीरे धीरे करके उसके बारे में पता चलता गया कि ये डिविज़न क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या इसमें क्या करना चाहिए। और जब मैं मैक्स में एडमिट हुआ था, जब मुझे अटैक आने लग गए थे, तो वहाँ पर मुझे उसके बाद डॉक्टर ने ये एडवाइस दी थी कि एक दिल्ली में पेनक्रियास नाम का एक इलाज होता है और वहाँ पर सर्जरी होती है, मतलब स्टंट वगैरह डालते हैं इसको ठीक करने के लिए। तो वो भी करने के लिए तैयार तैयार थे, पर लेकिन उससे पहले हमें पड़ाव के बारे में पता चल गया था। अच्छा, तब तुम आ गए थे। हाँ, फिर हम पड़ाव में विजिट कर गए थे। तो मेरे ख्याल से अभी 1.5 साल से तुम्हें कोई फ्लेयर अप नहीं हुआ हाँ, नहीं कुछ और तुम्हारे कोई भी सिम्टम्स तुम्हें बीच में रिकर नहीं करे। नहीं। एंड बल्कि जब तुम आए थे तुम्हें पैंक्रेटिक इंसफिशिएंसी भी थी, एंजाइम इंसफिशिएंसी भी थी, तो वो भी तुम्हारा रिस्टोर हो गया था। आई थिंक आज तक का मैंने किसी की इतनी अच्छी रिकवरी नहीं देखी जितनी तुम्हारे केस में भी देखी थी। बट सुमित, ये बताओ कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट तुमने ऐसी क्या क्या हैबिट्स अडेप्ट की, क्योंकि जैसे जब तुम पड़ाव भी आते हैं, जो पार्ट ऑफ हमारी काउंसलिंग है, हमारा जो नैरेटिव भी है कि सिर्फ दवा से ठीक नहीं होता है। और आज भी अगर आप हेल्थ पे तुम्हारा रुचि है, मुझे पता है तुम पढ़ते हो, इतने होनहार स्टूडेंट हो तुम, तो हमेशा जब हम हेल्थ की बात करेंगे, इट इज़ नेवर द मेडिसिन, इट इज़ योर फूड, इट इज़ योर लाइफस्टाइल एंड मेडिसिन हैज़ अ रोल। तो तभी हमने कहा था साल भर हम दवा खाएंगे, इसका दवा तो तुम्हारी बंद है, आज कोई दवा तो नहीं खा रहे हो शायद। और लेकिन तुम्हें मैंने कहा था जो तुम्हें हम खाना पीना बताएंगे और जो लाइफस्टाइल बताएंगे उसको तुमने फॉलो करना है। क्या तुम उसे आज भी फॉलो करते हो? जी बिल्कुल। जो ये बीमारी है इसमें जो मेन चीज़ है वो तुम्हारा लाइफस्टाइल और डाइट है। अगर तुम डाइट को ढंग से फॉलो नहीं करोगे तो ये बीमारी तुम्हारे को कभी भी पकड़ सकती है। अगर तुम्हारा डाइट एकदम प्रॉपर रहेगा, तुम्हारा जो खाना है उसमें एकदम प्रॉपर कंपोनेंट्स रहेंगे, मतलब तुम जैसे ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो उसमें तुम्हारे को विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मतलब सारे एकदम मेंटेन बराबर बैलेंस करके लेना चाहिए। मेन चीज तो भूल गए, प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन प्रोटीन तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें तुम्हारे जो पैनक्रेटाइटिस पेशेंट होते हैं उसमें जो वेट लॉस होता है वो बहुत मोस्टली केसेस में बहुत सारे लोगों का वेट लॉस होता है। तो तुम्हें इस दौरान बहुत सारा प्रोटीन लेना चाहिए ताकि तुम्हारा वेट भी बैलेंस रहे, ना तुम्हारे को वेट में कुछ लॉस ना आए। तो इस दौरान जो हमारा जो लाइफस्टाइल है, मतलब हम कितने बजे उठ रहे हैं, सुबह सुबह उठ के पानी पीना वो जो ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद तुम्हारा कितने बजे तुम ब्रेकफास्ट कर रहे हो, कितने बजे तुम स्नैक्स ले रहे हो, उनके बीच का जो गैप है वो कितना होना चाहिए। ये भी नहीं कि तुम सुबह उठ रहे हो खाना ही नहीं खा रहे हो, ब्रेकफास्ट ही नहीं कर रहे हो, तो उस फास्टिंग करना भी तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उस टाइम तुम्हारे बॉडी में, स्टमक में एसिडिटी रिलीज हो जाती है। तो ये पड़ाव में जाके मुझे ये पता चला कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी बॉडी की क्या नीड्स होती हैं, मतलब हमें किस वक्त खाना चाहिए, किस वक्त नहीं खाना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, कितने घंटे की हमें नींद चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ही जो पैनक्रेटाइटिस पेशेंट है, ये सारी चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है कि तुम्हें अपने लाइफस्टाइल को कैसे करना है, कैसे उसको सुधारना है ताकि तुम्हारी बॉडी में जो है प्रेशर ना पड़े। क्योंकि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रॉपर एकदम रेस्ट चाहिए होता है, प्रॉपर खाना चाहिए होता है, प्रॉपर कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। तो जो पैनक्रेटाइटिस पेशेंट होते हैं उनको दवाई के, मतलब मेडिसिन के अलावा ये सारी चीज़ें अगर वो फॉलो करेंगे तो उनकी बॉडी एकदम फिट रहेगी। जैसे कि मैं हूँ, 1-1.5 साल हो गए हैं मेरे को, अभी तक मतलब कोई मतलब ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मुझे एसिडिटी हो गई है, या मतलब मुझे ऐसा डरने लगता है कि मैं अगर खाना खाऊंगा तो मेरे स्टमक में, एब्डोमेन में पेन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे अब मतलब ऐसा लगता है कि मैं फुली फिट हूँ। मैं मतलब मुझे अब कोई बीमारी नहीं होगी अगर मैं अपने डाइट में फॉलो करूँगा, अपनी डाइट को फॉलो करूँगा तो मैं मतलब अपनी जो लाइफ है वो एकदम फिट रहूँगा। तो जब तुम मतलब यू आर इन योर अर्ली 20s, तो जब तुम पढ़ाव आए थे तो तुम्हारे एकदम से लाइफस्टाइल चेंज हुआ, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, तो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल भी होगा।
तो उनको नहीं लगता था क्या समय तुम क्या कर रहे हो, मतलब ना बाहर आते हो ना कि खाते हो, तो तुमने उस चीज़ को कैसे टैकल किया, या तुम्हें अच्छा फील होता था कि तुम्हारी बेटर चॉइसेस है तुम्हारी लाइफ में, मतलब लड़कियों को कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रही, बट यूजुअली मैंने देखा है लड़कों का एक एटीट्यूड होता है कि वो अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, जो जिम भी जाएंगे नहीं मेरी डाइट ये है, तो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो तुम्हारे लिए कितना आसान था या क्या मुश्किल था, दोस्तों ने क्या सोचा, घर वालों ने क्या सोचा, हम्म। या तुम्हारी लाइफ में क्या उसका इम्पैक्ट हुआ? हाँ, तो जब मैं मेरी 12th क्लास हो गई थी तो उस टाइम मैं मतलब शाम को मतलब इवनिंग में खेलने जाता था, मतलब कुछ भी स्पोर्ट्स होता था वो खेलने जाता था। लेकिन जैसे ही मुझे ये डिजीज़ हुई उसके बाद मेरा बाहर जाना थोड़ा कम हो गया था। तो दोस्त वगैरह ये बोलते थे कि तो अब बाहर क्यों नहीं आता, खेलने क्यों नहीं आता, मतलब ऐसे वगैरह पूछते हैं ना दोस्त कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो उस टाइम मुझे मतलब ऐसा डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता था कि मैं उनको बताना, मैं बता देता था कि उनको कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं हो रही है। वो भी अंडरस्टैंड करते थे, वो बोलते थे ठीक है कि अपनी हेल्थ में ध्यान दे दे पहले, फिर आगे जो होगा देखी जाएगी पहले, क्योंकि तुम्हारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो तुम्हारी हेल्थ होनी चाहिए। आगे लाइफ में तुम कुछ भी कर सकते हो, जब तक तुम्हारी हेल्थ नहीं होगी तो तुम आगे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट करा, दोस्त थे जो मतलब गिने चुने दोस्त होते हैं, बाकी दोस्तों को तो मतलब भी नहीं होता क्योंकि वो कॉल भी नहीं करते हैं। तो जो कॉल करता था पूछता था तो मैं उनको बता देता था कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये चीज़ हो रही है। और होता क्या था, कभी कभी क्या होता है जैसे शादी में जाते हैं हम, तो वहाँ पर खाना क्या होता है देखते हैं तो मन करता है खाने का। लेकिन मैं शादी में जाता भी था तो भूखा रहता था, मतलब खाना घर से खा के जाता था। जैसे अभी पड़ाव में अभी ट्रीटमेंट चल रहा था, तो कहीं मैरिज फंक्शन में जाना होगा तो मैं जाता था, खाना खा के जाता था, बस वहाँ इंजॉय करता था, वापस आ जाता था। मतलब मेरा जो डाइट था वो स्ट्रिक्टली डाइट को फॉलो करता था। मतलब ये नहीं कि मेरा मन करेगा मैं वहाँ जाके खा लूँ ये कर लूँ। तो मेरा ये था कि मेरी बॉडी फिट रहेगी तो आगे जाके बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं इसलिए जो डाइट होती थी वो जो मेडिसिन थी वो प्रॉपर समय से लेता था, समय से खाता था, मतलब मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। और उसका परिणाम जैसे मेरा इलास्टिस बढ़ा हुआ आ रखा है, 800 आ रखा है, तो मैं बहुत खुश हो गया कि हाँ भाई, मतलब मैंने जो डाइट फॉलो करी है वो उसका कुछ कुछ ना कुछ मुझे याद अच्छा है रिजल्ट आया है। जब तुम्हारी रिपोर्ट आई थी तो पूरे बैच को पता लग गया था तुम्हारा हाईएस्ट है, तो सबने मुझे बोला हमारा इतना क्यों नहीं बढ़ा जितना सुमित का बढ़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कितना क्या है, बट तुम्हारी रिकवरी बहुत ही अच्छी हुई थी उस लेवल पे, तो बल्कि मुझे लगता है उसको तो 6 महीने में तुम्हारा रिपीट भी करवाना है मेरे को। बट आई थिंक तुम्हारा जो कंसिस्टेंट वो था, क्योंकि डिसिप्लिन का बहुत रोल है। और पड़ाव में भी जब हम 21 डेज के लिए पेशेंट्स को रखते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके लिए एक तरीके की वाई ट्रेनिंग है कि आपको समय पे उठना है, समय पे खाना है, रूटीन से आपको वही बोरिंग काम करते रहना है। लेकिन कई बार लोगों को लगता है क्या ज़रूरत है उसकी, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक लोग उस चीज़ को नहीं करेंगे, आप दवा खा लो आप कुछ भी कर लो फ़ायदा नहीं है। तो तीनों चीज़ों का इक्वल प्रोपोर्शन है उसका। कई बार लोगों को लगता है केवल दवा का केवल लाइफस्टाइल कर लेते हैं, दवाई की क्या ज़रूरत है। फिर कुछ लोगों को लगता है सिर्फ खाना ठीक कर लें, लाइफस्टाइल और दवा की। आई थिंक इसका एक बहुत बैलेंस एक कॉम्बिनेशन है। हर चीज़ मतलब उसके रेशियो में फॉलो करने से ही उसका डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिलता है। तो मेन चीज़ इसमें कंसिस्टेंसी है। अगर तुम्हारा पेशेंस लेवल बिगड़ गया तो तुम्हारा मतलब तुम आगे कुछ नहीं कर सकते। तो इस ट्रीटमेंट के द्वारा तुम्हारा पेशेंस लेवल और तुम्हारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर तुम्हारा माइंडसेट नेगेटिव वे में चले गया तो तुम्हारे को ये जो डिजीज़ है ये तुम्हारे पे हावी हो जाएगी। तो तुमने इस पे कैसे काम किया, मतलब अगर तुम्हें ये मतलब एक माध्यम है और पेशेंट्स को सुन रहे होंगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुमने क्या चीज़ प्रैक्टिस की? क्योंकि तुम जिस एज में हो ना, उस एज पे स्थिरता लाना या स्टेबिलिटी लाना सबसे मुश्किल काम होता है, बिकॉज इतनी सारी स्टिमुलेशन है। कोई घूम रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, सोशल मीडिया से हर वक्त हमें लगता है कि हम लोग लेफ्ट आउट हैं। कोई हॉस्पिटल में बैठा होगा, सोचा मैं कभी ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, तो 100 क्वेश्चन चल रहे होते हैं। हाउ डिड यू गेट दिस माइंडसेट, क्योंकि एवरीथिंग इज अ माइंडसेट। तो क्या होता था कि जब दोस्त बाहर जाते थे तो सभी का मन करता है, इस एज में सभी का मन करता है मैं यहाँ जाऊँ मैं वहाँ जाऊँ, पार्टी करूँ, पार्टी में ये सारी चीज़ें एंजॉय करूँ। तो लेकिन मैं सोचता था कि अगर मैं ये चीज़ खाऊंगा तो फिर वही मुझे पेन स्टार्ट होने लग जाएगा। तो उस चीज़ को सोच सोच के मैं ये सोचता था कि नहीं नहीं, अगर देखो क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं, जैसे सपोज करो मैंने मोमोज खाए, तो वो टेस्ट मिलेगा मुझे, 1-2 मिनट के लिए टेस्ट मिलेगा, इनडायरेक्टली मेरा पेट ही भरेगा। चाहे मैं वैसे खाऊं चाहे मैं ऐसा खाऊं, मेरा इनडायरेक्टली पेट ही भरना है। तो मैंने उस चीज़ को मैनेज करा कि भाई कुछ भी चीज़ खाऊं जो मेरे लिए हेल्दी, वो चीज़ खाऊंगा उससे ही पेट भरेगा। मोमोज खाऊंगा उससे ही पेट भरेगा, लेकिन जिसमें फ़ायदा होगा वो चीज़ करनी मुझे बेटर रहेगी। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने अपने रूटीन को सुधारा कि मुझे नहीं, मुझे स्ट्रिक्टली मैंने वो चीज़ें मना कर दी कि जो चीज़ मेरी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, तो मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी। और वो पड़ाव से पहले ही मैंने कर दी थी, जैसे जंक फूड जितनी भी चीज़ें थी वो बंद कर दी। लेकिन उस टाइम ये आइडिया नहीं था कि मैं अगर कुरकुरे भी खा रहा हूँ या मतलब मैं राजमा चावल खा रहा हूँ तो उससे भी मुझे ये बीमारी में पेन हो सकता है, मुझे उसका ये आइडिया नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके जब मुझे पता चला कि मेरी बॉडी को क्या चीज़ ज़रूरत है क्या चीज़ नहीं है, तो उससे उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी बॉडी को अडेप्ट करा कि मुझे ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये चीज़ नहीं खानी चाहिए मुझे। और रही बात बाहर घूमने की,
तो मेरा पहले से ही ऐसा था कि मुझे बाहर घूमना ज़्यादा पसंद नहीं था। मतलब कमरे में रहो, पढ़ाई करो, ट्यूशन पढ़ाओ, तो मैं पहले से बाहर ज़्यादा नहीं जाता था, और थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट भी था मैं। अच्छा, तो उसने तुम्हें हेल्प किया उस चीज हाँ, में। उस चीज़ ने हेल्प करा। बट तुम आज की डेट में मतलब अपने माइंडसेट से सेटिस्फाइड हो कि तुम अच्छा जीवन जीते हो, हाँ जी। क्वालिटी लाइफ जीते हो, हाँ जी। मतलब यू आर हैप्पी। या आई एम हैप्पी। एंड तुमने अपना वर्कआउट वगैरह शुरू किया, मैंने तुम्हें कहा था करने के लिए, हाँ जी। तो एक्सरसाइज कर रहे हो? एक्सरसाइज करता हूँ मैं। क्या करते हो रोज? एक्सरसाइज में मतलब मैं वॉकिंग करता हूँ, रनिंग भी कर लेता हूँ हल्की फुल्की, और थोड़ा फुटबॉल भी खेलता हूँ मैं। अरे वाह, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम तुमसे बात करेंगे, तुम्हें और इनकरेज करेंगे कि थोड़े पुशअप्स वगैरह करो, थोड़ी एक्सरसाइज करना शुरू करो, क्योंकि धीरे धीरे करके हमें एंड्योरेंस बिल्ड करना है, स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, तभी, क्योंकि तुम्हारी एज है अभी ये सब काम करने की। सुमित, सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था जब पैनक्रियाटिस हुआ? वो कौन सा एक मोमेंट था जब तुम डरे थे इस बीमारी से? सबसे डिफिकल्ट इसमें जो होता है हमारे को, वो होता है पेन। जब ये पेन स्टार्ट होता है इसका, तो उस टाइम मतलब कुछ भी पोजीशन तुम अपना लो, तो उस टाइम तुम्हारे को डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है। पेन को डिस्क्राइब करना होगा एक वर्ड में, तो क्या बोलोगे? आ, एक वर्ड में मतलब, मैंने सबसे पूछी, इस बीमारी को, इस पेन को एक वर्ड में क्या डिस्क्राइब करोगे, मतलब? लाइक जैसे कोई किसी ने बुलेट गोली चला दी होगी हमारे पेट में, ऐसा फील होता है। उस वक्त गुस्सा आता है? उस टाइम गुस्सा, इरिटेशन, कोई कुछ बोले तो उसमें गुस्सा आता है कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, पसीने छूट जाते हैं, एनजाइटी होने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाती है, क्या बोल रहा है, इसको इसको लगता है, सामने वाला लगता है कि इसको पेन ही नहीं हो रहा है। मतलब उस टाइम लगता नहीं कि जो मेरे को पे बीत रही है उस टाइम, तो वो मेरे पे ही बीत रही है, इनको क्या पता चलेगा कि मुझे कैसा दर्द हो रहा है। तो उस टाइम जब हंसता है कोई, तो उसमें गुस्सा आता है, भाई क्यों हंस रहा है, मेरे को पेन हो रहा है, वहाँ हंस रहा है वो। तो ये सारी चीज़ें फीलिंग आती है उस टाइम। और जब तुमने किसी को बताया तुम्हें पैनक्रियाटिस है, तुम्हारे लोग क्या लगता है, क्या बोल रहा है, मतलब उसको तो समझ भी नहीं आता? हाँ, उनको जब मैंने बताया कि पैनक्रियाटाइटिस है, तो उनको सबसे फर्स्टली उनको ये नहीं पता था कि क्या होता है। उन्हें ये भी नहीं पता पैनक्रियास क्या है? हाँ, पेनक्रियास क्या है, मतलब मोस्टली लोगों को ये भी नहीं पता कि पेनक्रियास क्या होता है, कहाँ होता है, उसका काम क्या होता है। और पेनक्रियाटाइटिस के बारे में मुझे भी नहीं पता था। जब मेरे को हुआ तो मैंने उसके बारे में गूगल में, सभी करते हैं सर्च की बीमारी होती तो क्या है क्या नहीं है, तो मुझे पता चला था पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है, कि इसमें हमारे जो पेनक्रियास होता है वो इन्फ्लेम हो जाता है, हमारे जो एमाइलेज लाइपेज लेवल होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण हमारे पेनक्रियास में इन्फेक्शन या उसमें swelling आ जाती है। तो मेरे ख्याल से आजकल टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा वो है ना, कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब मरीज देखते थे, तो उस वक्त मरीज इतना एजुकेटेड नहीं होता था, वो अपने बारे में बीमारी में पढ़कर नहीं आता था। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ एक मरीज को सब कुछ पता होता है, कि पैनक्रियास कैसा है, क्यों है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। अब तो चैट जीपीटी का ज़माना, अपनी रिपोर्ट लोग अपडेट कर देता है और वो पूरा उसका कॉन्सिक्वेंसेस बता देता है। तो जब तुम इतने अवेयर थे, मतलब यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, तुम पढ़ा हुआ है, तो तुमने आयुर्वेद को चूज किया कहीं ना कहीं, समवेयर, मतलब तुमने भी पूरा डेटा देखा होगा, सब कुछ देखा होगा, उसके बाद तुमने अपना मन बनाया होगा। तो मेरे ख्याल से देहरादून मिलने आए थे पहले मेरे से यहाँ पर, तो व्हाई डिड यू बिलीव इन दिस? क्योंकि देखो, ये जो बीमारी थी इसका एलोपैथिक में मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा था। मतलब जितने भी डॉक्टर के में मैंने ये सारी ये बीमारी दिखाई थी, जिन्होंने मेरे टेस्ट लिए थे, उन्होंने कुछ सॉल्यूशन नहीं बताया था कि इसका क्या करना है क्या नहीं करना है था। बस सिंपली वो मेडिसिन देते थे, पेन किलर देते थे कि जब पेन होगा इसको ले लेना। तो इसका उनका कुछ वो नहीं बताया था कि इसको कैसे क्योर करेंगे। उसके बाद जैसे ही मतलब लास्ट टाइम जब मुझे अटैक आया था, उस टाइम मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। देहरादून में ही? हाँ, हाँ देहरादून जी। में। तो वहाँ पर जाके, वहाँ पर भी सेम ही चीज़ हुई, उन्होंने मेरा टेस्ट करवाए, एंडोस्कोपी करवाई, तो उसमें मेरा जो पेनक्रियास था क्रोनिक निकल गया। तो उसके बाद फैमिली वाले भी टेंशन में आ जाते हैं, मेरे से ज़्यादा तो मेरे फैमिली वाले टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि मैं तो थोड़ा पॉजिटिव रहता हूँ, मतलब मुझे उतना उतना टेंशन वैसा, नहीं होती? हाँ, टेंशन नहीं होती, मैं सोचता हूँ कि ठीक हो जाएगा। तो उससे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स पेरेंट्स जो थे वो टेंशन में आ जाते हैं। तो मेरे जो पापा है वो उसी हॉस्पिटल में एक और पेशेंट आया था, मतलब सेम पेनक्रियास में प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने भी पड़ाव से क्या कराया होगा, ट्रीटमेंट कराया होगा, तो वहां से जाके पता चला कि पड़ाव के बारे में। वरना अगर पड़ाव के बारे में नहीं पता होता तो हम दिल्ली चले जाते स्टंट लगाने के लिए। मतलब एक उस टाइम में मैंने ये भी सोचा कि ये मेरी किस्मत है जो मुझे हॉस्पिटल में लाई, उस पेशेंट से मेरे पापा को मिलवाया और पड़ाव में मेरे को भेजने का एक जरिया मिला। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, मतलब हाँ, तो उस टाइम मुझे ये था कि जब मेरा क्रॉनिक हो गया, मतलब जब तक इंसान की कोई चीज़ बिगड़ नहीं जाती तब तक वो कुछ सॉल्यूशन ढूंढता नहीं है? स्टेप नहीं लेता। तो जब मेरा क्रॉनिक हो गया तो मेरे पेरेंट्स को भी लगा ये तो क्रॉनिक हो गया, अब ढूंढना चाहिए। तो उसके बाद हम बड़ा विजिट करें। तो बट देन
क्यों तुमने चूज किया, मतलब तुमने और भी एक्सप्लोर किया होगा, तो पड़ाव के बारे में तुम्हें क्या यूएसपी है? हाँ, तो पड़ाव के बारे में ये कि जो एलोपैथिक तो वैसे मेडिसिन जो होती है वो हमारी बॉडी के लिए सही भी नहीं होती। मैंने नेट में पढ़ा था कि जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है वो तुम्हारी किडनी भी डैमेज कर देती है, ये सारी चीज़ें। और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है वो तुम्हारी बॉडी के लिए सही भी होती है और उससे तुम्हारे को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। खैर ये मिथ है, हाँ, मतलब ये तुमने शायद नहीं, तभी मैंने पूछा था। मैंने जो हाँ पढ़ा लेकिन था हाँ मैंने वो हाँ, क्योंकि हर दवाई के जो भी आप शरीर में जाएगा उसका कुछ ना कुछ फायदा नुकसान जरूर होगा। हम लोग को एक कॉमन नोशन है कि एलोपैथी का साइड इफेक्ट होता है और हमारी दवाइयों का नहीं होता। ठीक है, अभी हमें बस ये कॉमन नोशन पता है। अब दिन खाने से लिवर खराब होता है, उस पर पीछे लिखा हुआ है। अब हमारी दवाइयों से खा के होता है नहीं होता है, हम बोलते नहीं होता है, लेकिन क्या हमने ऑब्जर्व किया है, नहीं किया है, वो प्रूवन नहीं है। सो यहाँ पे मैं वेस्ट को इसलिए एक्नॉलेज करना चाहती हूँ, दे ऑल्सो एक्सेप्ट देयर फेलियर्स, दे आर ऑल्सो टेलिंग कि ये इसका साइड इफेक्ट है। पापा भी ये कहते हैं कि हम लोग को लगता है हम लोग बिल्कुल सेफ हैं, हमें पता ही नहीं है। हाँ, ठीक है, हमारी लॉन्ग टर्म स्टडीज ही नहीं हुई है। अगर मेरी फार्मेसी की दवाई और की दवाई और दवाई सारी हम कंपेयर करते हैं, तीनों दवाइयाँ एक ही मेडिसिन अलग होती हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। सो दिस इज वन पैरिटी in आयुर्वेदा। खैर ये तो हो गया। तो तुम्हें ये लगा था कि आयुर्वेद सेफ है इसलिए तुम्हारे। हाँ, और भी रीज़न थे। मैंने जब मुझे पता चला पड़ाव के बारे में, मतलब, तो मैंने यूट्यूब वगैरह रिव्यूज़ देखे होंगे, तो उसमें वीडियोस डलती हैं, तो वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ, यहाँ पर पड़ाव में पेनक्रेटाइटिस बीमारी की जो है वो इलाज होता है। और उसके बाद जो पेशेंट था जो वहीं हॉस्पिटल में था, उसने भी वो ट्रीटमेंट कराया होगा, तो वहाँ से एक होप मिली कि हाँ, यहाँ पर जाने से फ़ायदा होगा। तो उसके बाद हम पड़ाव विजिट करे थे। तो तुम्हारे मन में एज अ यंगस्टर, तुमने पड़ाव आने से पहले तो कभी आयुर्वेदिक दवाई नहीं खाई होगी? नहीं, मैंने पड़ाव आने से पहले भी आयुर्वेदिक दवाई खाई थी। नहीं मतलब बचपन से जब बीमारी वगैरह के लिए नहीं खाई होगी, कभी नहीं खाई होगी। तो आयुर्वेद को लेकर क्या परसेप्शन था तुम्हारे मन में कि आयुर्वेदिक को लेके मेरा परसेप्शन था कि जो बीमारी होती है कि ये पूरे बेसिक से ये बीमारी को ख़त्म कर देती है, मतलब। और नहीं, और इलाज किस तरीके से किया जाता होगा, क्या सोच? हाँ, मैं ये सोचता था कि इसमें सिर्फ तुम्हें जड़ी बूटियाँ दे देते होंगे और बस तुम्हारा इलाज होता होगा। मतलब काढ़ा बनाएंगे, कुछ करेंगे? काढ़ा, नीम के पत्ते का जूस, ये सारी चीज़ें, मतलब दिमाग में माइंडसेट रहता है ना कि आयुर्वेदिक मतलब नीम का जड़ी बूटियाँ, किसी का रस पिला दिया, ये सारी चीज़ें। मतलब ये नहीं था कि तुम्हारे को लाइफस्टाइल बताएंगे, खाने के बारे में बताएंगे। मतलब वो मेरा ये पड़ाव में जब मैं पहली बार आया था, मुझे लगा कि वहाँ पर क्या करेंगे, वो जड़ी बूटियाँ खिला देंगे और घर भेज देंगे। मुझे ये नहीं पता था 21 दिन रखेंगे, वहाँ पर खाना खिलाएंगे, वहाँ पर बताएंगे तुम्हें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं थी। बस मुझे इतना था आयुर्वेदिक है तो मतलब दवाई जड़ी बूटियाँ खिलाएंगे और ठीक करा देंगे बस। और तुम्हें क्या लगा, कितना आसान था ये करना या मुश्किल था? मतलब हाउ विल यू रेट इट, इजी था, मुश्किल था, डुएबल था, क्या लगा? मेरे लिए तो मुश्किल था क्योंकि मेरा जो रूटीन था वो बहुत चेंज हो गया था। मैं रात को 3-3 बजे उठा रहता था, फिर सोता था, फिर सुबह जल्दी उठ जाता था ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो उसको ठीक करने के लिए मतलब तुम्हें सुबह सॉरी रात को 10 बजे सोना है, फिर सुबह 6 बजे उठना है, तो ये इस रूटीन से उस रूटीन तक जाने में मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज हुई। और वो किसी को भी होंगी, अगर तुम्हारा दिनचर्या पहले कैसा था और अब कैसा हो गया तो उसको चेंज करने में तुम्हें टाइम लगता है। तो वो मेरे लिए तो मुश्किल था। बाकी अब बाकी जो लोग पहले से जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, तो उनके लिए वो ईज़ी हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए मुश्किल था। अच्छा, और खाना पीना मैनेज करना? खाना पीना मैनेज करना मेरे लिए ईज़ी था क्योंकि मैं पहले से मतलब मेरा जो मूड करता था कि मुझे ये नहीं खाना तो मैं करता था, मतलब डाइट फॉलो मैं स्ट्रिक्टली करता था। और आज की डेट में भी तुम सेम रूटीन फॉलो कर लेते हो? अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। अच्छा, रूटीन फॉलो करने से तुम्हें, पैनक्रेटिस तक अलग टॉपिक हो गया, ओवरऑल तुम्हें कुछ चेंजेस लगे अपनी बॉडी में? हाँ, मेरे को चेंजेस आए। पहले क्या होता था, मतलब एक बॉडी थोड़ी सी वैसे लगती थी कि मुझे कुछ ना कुछ अंदर से फील हो रहा है। मतलब अगर मैं ये करूँगा तो मैं जल्दी थक जाता था, मतलब मुझे चक्कर आने लग जाते थे। अगर मैं कोई हैवी एक्सरसाइज करता था, मतलब कुछ भी, चाहे वो भागना हो चाहे कुछ भी हो, तो मुझे चक्कर आने लग जाते थे, मतलब थोड़ा अजीब सा फील होता था। लेकिन अब मैं कुछ भी करता तो मुझे एकदम फील एक्टिव फील होता है, मतलब बॉडी में एकदम पॉजिटिव एनर्जी फील होती है कि हाँ भाई मेरी बॉडी एकदम तंदुरुस्त है, एक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें मुझे फ़र्क आया अभी। अच्छा, मेन तुम्हें लगता है तुम्हें एनर्जी लेवल्स पहले से एनर्जी है। अच्छा, और तुमको लगता है तुम्हारा फोकस, तुम्हारा मूड, इन पे भी? हाँ, फोकस मूड भी मेरा थोड़े बहुत बढ़ गया है। पहले ये होता था कि मेरा मतलब कोई चीज़ मैं अगर करता था, याद करता था, तो वो थोड़ी सी ब्लैंक हो जाती थी, मतलब मैं भूल जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि अगर मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में फोकसली कंसंट्रेट होकर मेरे दिमाग में घुस जा रही है। तो अभी लाइफ के क्या प्लान्स है तुम्हें, आगे क्या करना है लाइफ? मतलब फिलहाल तो मैं अभी CSIR नेट की को तैयारी कर रहा हूँ, अभी एग्ज़ाम देना है उसका। अब PhD करनी है, रिसर्च करना है मैंने। तो तुम्हें लगता है कि, क्योंकि तुम तो मैंने हमेशा बोला है कि तुम इतने ब्राइट स्टूडेंट हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि आयुर्वेद में रिसर्च होनी चाहिए?
मेरे ख्याल से तो होनी चाहिए। और किस तरीके की सर्च होनी चाहिए, मतलब जब तुमने ढूंढा होगा, तुमने हर चीज पढ़ा के आए होगे तुम, क्या चीज तुम्हें मिसिंग लगती है आयुर्वेद में, मतलब फ्रॉम अ जनरल पर्सपेक्टिव? आयुर्वेदिक में कि जो आयुर्वेदिक का जो सिस्टम है वो थोड़ा एक्सपेंड नहीं है। मतलब आयुर्वेदिक को जिस लेवल में होना चाहिए था वो उससे कम लेवल में है, उसको थोड़ा एक्सपेंड होना चाहिए, उसके बारे में सबको पता होना चाहिए कि आयुर्वेदिक क्या होता है। क्योंकि आयुर्वेदिक फॉलो तब करते हैं लोग जब एलोपैथिक में उसका इलाज ही नहीं होता है, तब जाके लोग आयुर्वेदिक में आते हैं। लेकिन अगर आयुर्वेदिक में अगर अगर आयुर्वेदिक का जो एक्सटेंशन है वो बढ़ जाए, लोगों को पता चल जाए कि आयुर्वेदिक में ये होता है ये नहीं होता है, तो लोग पहले ही आयुर्वेदिक में भी जा सकते हैं एलोपैथिक के बिना। तो मतलब क्या होता है कि जब लोग को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ रहा, मतलब कुछ नहीं बचा है, अब यहाँ कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता, तो लोग तभी आयुर्वेदिक को चुनते हैं। हाँ, रेयर केस होता है कि जब लोग आयुर्वेदिक को चुन लेते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है, जैसे कुछ लोग कुछ अपनी डिजीज को दिखाने गए तो एलोपैथिक में उसका डॉक्टर ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता वो नहीं होता है। उसके बाद लोग क्या सोचते हैं कि आयुर्वेदिक ट्राई करना चाहिए, तो आयुर्वेदिक को लोग बैकअप के मान के चलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो आयुर्वेदिक है वो आगे बढ़े, थोड़ा मतलब एक्सटेंड करे, लोगों को पता चलना चाहिए कि आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक भी तुम्हारी बॉडी के लिए गुड चॉइस है। पड़ाव को लेकर तुम क्या सोचते हो, पड़ाव की या पड़ाव की टीम को लेकर? फर्स्टली जब मैं पड़ाव में विजिट करा था, तो मैं आपके बारे में बताता हूँ। मैं जब फर्स्टली आया था तो मुझे लगा था कि मैं मतलब जो हमारी मैम होगी थोड़ी सी ओल्ड होंगी, मतलब कि मतलब स्ट्रिक्ट होंगी थोड़ी सी, मतलब ऐसे। लेकिन जैसे ही मैं विजिट करा वहाँ का नेचर मुझे अट्रैक्ट करा कि चारों तरफ हरियाली थी। मुझे मुझे लगा था कि एक बिल्डिंग होगी चारों तरफ, मतलब भीड़ वगैरह होगी, ऐसा नहीं होगा। तो मैं वहाँ गया तो मेरा परसेप्शन चेंज हो गया। वहाँ चारों तरफ खेत थे, फूल थे, तो वहाँ मतलब अट्रैक्ट हो गया। मतलब क्योंकि देहरादून में रहा हूँ तो वहाँ पर पहाड़ वगैरह ये सारी चीज़ होती हैं, तो वहाँ मुझे अच्छा फील हुआ। और जैसे ही वहाँ गया तो वहाँ पर जो केयरिंग यूनिट थी वो भी पूछते थे, बुलाते थे कि आपकी हिस्ट्री क्या थी, कि आपको कैसा पेन हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो सारी चीज़ें मतलब मुझे सही लगी। और वहाँ का जो रहना सहना था, और वहाँ पर जो पेशेंट भी थे वो आपस में बात करते थे, मिलते जुलते थे, तो खेलते थे, तो वहाँ पर मज़ा आता था। और जब आपसे बात करता था तो एकदम फ्रेंडली वाइब्स आती थी कि मैम अच्छे से पूछ रही हैं कि क्या हुआ आपको क्या नहीं हुआ, और हिस्ट्री के बारे में बता दी थी कि कैसा क्या है क्या नहीं है, ओवर ईटिंग की वजह से हुआ ये हुआ। उसके बाद उसी अकॉर्डिंग उसके हमारे को मेडिसिन दी जाती थी। तो और वहाँ पर जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी थी वहाँ पर था फूड फूड की यूनिट जो थी, रसोई वाला, मतलब पड़ाव की जो रसोई थी वो बहुत अच्छी थी मेरे लिए। क्योंकि वहाँ पर जो खाना मिलता था ना, एक्चुअल में जब हमें ये डिजीज़ होती थी तो जो एलोपैथिक डॉक्टर होते थे वो क्या करते थे कि फास्टिंग करा देते थे कि तुम्हें कुछ नहीं खाना। 4 दिन तक वो भूखा मतलब छोड़ देते थे। उसके कारण हमारा वेट भी लॉस होता था। लेकिन पड़ाव में ऐसा नहीं था। मुझे पहले ये लगा था कि पड़ाव में भी फास्टिंग कराएंगे, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि वहाँ पर खाना खिला रहे हैं, गोलगप्पे खिला रहे हैं, और लास्ट टाइम जाने से पहले केक भी खिलाया था। और वहाँ पर डोसा मिलता था, तो वहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। और खाना खा के मतलब ऐसा होता था कि पहले मुझे भूख बहुत ज़्यादा जल्दी लगती थी, लेकिन वहाँ पर खाना थोड़ा सा खाना मिलता था, मतलब 2 रोटी जो भी है, तो उससे पेट भर जाता था। तो वहाँ का जो फूड यूनिट है वो भी बढ़िया था। बाकी ओवरऑल मुझे अच्छा लगा था पड़ाव में। थैंक यू उसके लिए। और क्योंकि पड़ाव में जैसे मैंने बताया ना, हमारे 3 कंपोनेंट हैं, खाना पीना रहन सहन और दवा। तो रसोई पे सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए क्योंकि वहाँ पर ही मतलब सबसे बड़ा जो एरिया तुमने पड़ाव में देखा होगा, कोई कॉमन रूम नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन रसोई में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है पूरे दिन भर की। सबकी डाइट शेड्यूल होती है, कौन कितना खाएगा क्या खाएगा, उसको वहाँ पे एक बंदा चेक भी कर रहा होता है। तुमने देखा था सारा प्रोसीजर। एंड उसका लॉजिक यही है, वैरायटी करने का भी है, कि लोगों को ये ना लगे कि हम ये चीज़ नहीं खा सकते, किसी चीज़ से हम डिप्राइव्ड हैं। तो इसलिए हर चीज़ मात्रा में हम लोग देने की कोशिश करते हैं। दूसरा तो मेरे को लगता है, जब पेशेंट जाने से पहले तुमने भी देखा, हम जब सेशन करते हैं खाने पीने का, तो लोग क्वेश्चन ये खा सकते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन घर जाके कोई इतने एक्सपेरिमेंट करता ही नहीं है। हाँ, वहाँ पर थोड़ी मतलब ये था कि फोकस करा जाता था कि पेशेंट में आपको ये नहीं खाना। जैसे जिसको डायबिटीज़ हो रखा है तो उसको बोलते हैं आपको ये खीर वगैरह नहीं खानी, तो उसके अलग उनको फ्रूट्स दिए ऑप्शन जाते मिलता थे, था, ऑप्शन हाँ। मिलता था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मतलब सही थी कि तुम्हें एक्सट्रीमली मतलब एकदम स्ट्रिक्ट डाइट लेनी है। क्योंकि कोशिश यही कि पर्सनलाइज तरीके से हम जैसे हर केस को देख पाएं, कोशिश हम लोग ये करते हैं। बट तुमने ये बात सही बोली कि हर किसी का जो फेवरेट टाइम रहता है वो पड़ाव की रसोई रह जाता है, क्योंकि खाने को उनको बहुत मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खाने का अभी तक दर्द नहीं हुआ होता ज़्यादा है, तो क्रॉनिक वाले होते हैं, तो उनको खाने की वैल्यू नहीं होती है। उनको लगता है ये क्यों मना है हमको। तो आई थिंक अक्यूट पेशेंट, जैसे कि तुम्हारे को रिकरेंट अटैक्स हुए थे, उन लोगों के लिए पड़ाव की रसोई अट्रैक्शन होती है। वैसे जो क्रॉनिक पैंक्रियाटिस के पेशेंट होते हैं, जिनको कम ही परहेज बताया जाता है ना, उनको लगता है मेरा ये भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया। तो ये दो स्कूल्स होते हैं, मतलब लोग ना, लोगों के क्रॉनिक वाले अलग, अक्यूट वाले अलग। बट कलेक्टिवली आई थिंक मरीज एंजॉय करता है वहाँ पे। हाँ, वो खुश हो जाता है कि हाँ खाने को तो मिल रहा है कम से कम, क्योंकि एलोपैथिक में तो फास्टिंग कराते हैं, और वहाँ पर सब चीज़ मिल रहा है तो इंसान खुश हो। कौन सी चीज तुम्हारी फेवरेट थी वहाँ पे? तुमने पूरी सब्जी खाई थी वहाँ पे? हाँ,
मतलब खाने में तो सारी चीज़ें थी, लेकिन लास्ट में जो स्नैक्स में कस्टर्ड बहुत अच्छा लगता था, जो आइसक्रीम होती थी वो बड़ी मस्त लगती थी। आई थिंक ये कॉमन कंसिस्टेंट फीडबैक है कि वहाँ का कस्टर्ड बहुत अच्छा है। चलिए, थैंक यू सुमित, आपसे बात करके बहुत मजा आया। जैसे कि तुमने कहा तुम बहुत इंट्रोवर्ट हो और आज इस बहाने तुमसे बात करने का मौका मिला मेरे को। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू थैंक यू। मैम। ओके।